हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 73 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है: खाद्य संरक्षण, चिकित्सा उपचार, विद्युत उत्पादन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग या धुएं का पता लगाना। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नाभिकीय विज्ञान के अंतर्गत परमाणुओं के नाभिक की आणविक क्रियाओं सहित परमाणुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय विज्ञान यह अध्ययन करता है कि एक केंद्रिका से ऊर्जा कैसे निकलती है जब उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षण की। देखिए, निष्क्रिय कीटों को मारने के लिए विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है और उन जीवाणु दूषण के स्तर को कम किया जाता है। तो खाद्य संरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चिकित्सा उपचार में यानी मेडिकल थेरेपी में तो विशिष्ट जो असमर्थ कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं आपकी खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो असमर्थ कोशिकाओं को नष्ट करने या उन्हें रोकने के लिए रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर भी उपयोग किया जा सकता है। नाभिकीय विज्ञान का उपयोग यहाँ पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में, तो विद्युत उत्पादन में तो होता ही है, तो यहाँ पर तीसरा वाला भी है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डेटिंग में, यानी यह किसी वस्तु की आयु निर्धारण की एक विधि है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं या इसमें पाई जाने वाली प्राकृतिक परमाणु विखंडन की मात्रा होती है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इसका व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग भी किया जा सकता है, खास करके हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच, निर्माण पदार्थों के घनत्व की जांच, धुएं का पता लगाना, तो इनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये सभी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का डी वाला, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरा प्रश्न है आपका, हाइपरलूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हाइपरलूप को अधिक ऊर्जा गहन माना जाता है एवं इस प्रकार यह परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में महंगा होता है। अगला है, यह निर्वात में कैप्सूल को निलंबित रखने के लिए चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत का उपयोग करता है। देखिए, हाइपरलूप की जो अवधारणा है ये टेस्ला मोटर के संस्थापक एलन मस्क के द्वारा दी गई है, यानी एलन मस्क ने इसकी अवधारणा दी है। और हाइपरलूप जो है, हाइपरलूप प्रणाली को यात्रियों को लाने, ले जाने और माल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। और ये अब तक का सबसे तीव्रतम, धरती पर चलने वाला अब तक का सबसे तीव्रतम परिवहन का साधन है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक निर्वात की ट्यूब में एक कैप्सूल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्वात में भेजा जाता है। यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है यह सही नहीं है। हाइपरलूप कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता के साथ अधिक गति इसको परिवहन का एक हरित विकल्प बनाती है। ऊर्जा की लागत के आधार पर शायद ये एक सस्ता परिवहन साधन है। ये महंगा परिवहन साधन नहीं है, बल्कि सस्ता परिवहन साधन है। और ये ऊर्जा दक्ष है, यानी इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यह निर्वात में कैप्सूल को निलंबित रखने के लिए चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत का उपयोग करता है। ठीक है, चुंबकीय उत्तोलन या फिर इसको मैग्नेटिक सस्पेंशन भी बोला जाता है। तो यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य सपोर्ट नहीं दिया जाता है और चुंबकीय बल का उपयोग गुरुत्वीय त्वरण एवं किसी अन्य त्वरण के प्रभाव के विरुद्ध कार्य करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है दूसरे का बी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक हैं? हल्दी, हाइड्रेजिया, संध्या मालती, लाल गोभी। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है और पीएच स्केल अम्लों और क्षारों की प्रबलता मापने के लिए इसका उपयोग होता है। तो पीएच स्केल के बारे में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का जो मान होता है 7 होता है। उदासीन का मतलब ऐसा विलयन ना तो वो क्षारीय है ना ही अम्लीय है, तो उसका मान 7 होता है। अगर पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से लेकर 14 तक बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर OH- की जो सांद्रता है, विलयन में OH- आयनों की जो सांद्रता है ये बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्षारों की शक्ति बढ़ रही है। यानी मान लीजिए किसी विलयन का मान 7 से एबव निकल रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो विलयन क्षारीय है। और इसी प्रकार अगर उसका मान 7 से नीचे जा रहा है, 7 से लेकर 1 के बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो विलयन अम्लीय है। तो ये पीएच स्केल के जरिए किसी विलयन में अम्ल और क्षार की प्रबलता का पता लगाया जाता है। तो यहां तक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक अम्ल क्षार की।
तो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेट्रनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं और इन्हें अम्ल क्षार सूचक या सूचक कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है ये इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का डी, यानी 1, 2, 3 और 4। चौथा प्रश्न है आपका, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट पता लगाती है कि किस प्रकार विश्व भर की सरकारें अपनी नीतियों, निवेशों और अन्य उपायों के माध्यम से जीवाश्म ईंधन उत्पादन का समर्थन कर रही हैं। यह सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच की विसंगति का भी पता लगाती है। देखिए, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है ये यूएनईपी के द्वारा शुरू की गई है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये शुरू की गई है और पहली बार इसको 2019 में जारी किया गया था। यानी पहली बार जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट आई है ये 2019 में आई है। तो यह रिपोर्ट पता लगाती है कि किस प्रकार विश्व भर की सरकारें अपनी नीतियों, निवेशों और अन्य उपायों के माध्यम से जीवाश्म ईंधन उत्पादन का समर्थन कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, इन प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो है ये सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच की विसंगति को ट्रैक करती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, सौर कलंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? वे सूर्य के चमकदार हिस्से के विपरीत काले नजर आते हैं, वे अपने परिवेश से अधिक गर्म हैं, वे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा के कारण उत्पन्न होते हैं। सौर कलंक सूर्य के चमकदार हिस्से के परिप्रेक्ष्य में काले नजर आते हैं। इनके हल्के बाहरी क्षेत्र को पेनम्ब्रा कहा जाता है, जबकि एक गहरे मध्य क्षेत्र को अम्ब्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही नहीं है। देखिए, सौर कलंक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं और ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं, अधिक गर्म नहीं होते हैं, बल्कि अधिक ये कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं। तो आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा या गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं और सूर्य के बाह्य प्रभाव मंडल में ये दिखाई देते हैं जो सूर्य की दृश्य सतह है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का सी, यानी केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग लंबी दूरी के प्रसारण के लिए किया जाता है। शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी आयन मंडल से परावर्तित हो सकता है। देखिए, शॉर्ट वेव सिग्नल लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं क्योंकि वे हवा की परतों से लंबी दूरी तक फिसल जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। एक शॉर्ट वेव रेडियो सिग्नल आयन मंडल द्वारा परावर्तित होने के साथ पृथ्वी की वक्रता के साथ वक्रपथ पर गमन करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। इथेनॉल की अधिक उपज के कारण भारतीय गन्ना जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। देखिए, जो आपके थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी के जो जैव ईंधन है ये औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आदि से तैयार किए जाते हैं। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका, यहाँ पे बोला गया इथेनॉल की अधिक उपज के कारण तो भारतीय गन्ना है ये जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। देखिए, सेकंड वाला कथन गलत है। भारत में सी ग्रेड गन्ने का उत्पादन होता है जो लगभग 0.004 टन मोलासिस से 1 लीटर जैव ईंधन पैदा करता है और इसे निम्न कोटि का माना जाता है। यानी कितने से? 0.004 टन मोलासिस से 1 लीटर जैव ईंधन प्राप्त होता है, यानी ये काफी निम्न कोटि का है। तो ये यहाँ पर सर्वोत्तम स्रोत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है सातवें का ए, केवल 1। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई है? डीपो और तमांग, अरुणाचल प्रदेश, मांड्या, कर्नाटक। अगला है जादूगढ़ा खान खदान झारखंड, दल्ली राजहरा
ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण में कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लगल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र की आग्नेय चट्टानों में 1600 टन लिथियम संसाधनों की उपस्थिति को दिखाया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला, मांड्या कर्नाटक। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ऑनियन राउटिंग में संदेश एन्क्रिप्शन की परतों में कूटबद्ध होते हैं। डार्क वेब पर मौजूद डेटा को केवल विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, ऑनियन राउटिंग गोपनीय संचार की एक ऐसी तकनीक है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। ऑनियन नेटवर्क में मैसेज प्याज की परतों के समरूप एन्क्रिप्शन की परतों में संपुटित किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की, और यहां पर डार्क वेब या फिर डार्क नेट का नाम आया है। देखिए, इंटरनेट जो है आपका, इंटरनेट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका पब्लिक वाला। तो जो पब्लिक पार्ट है आपका, तो पब्लिक पार्ट वह होता है जिसमें बार बार प्रयोग की जाने वाली साइट्स आती हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, अमेजन है, जिसको आप आसानी से गूगल के जरिए एक्सेस कर लेते हैं, वो साइट्स आ जाती हैं। तो ये जो है, ये जो भाग है, यानी पब्लिक वाला जो भाग है, ये संपूर्ण इंटरनेट का 4% होता है। इसके बाद एक अगला पार्ट आता है, उसे बोलते हैं डीप वेब, यानी अगला पार्ट एक है, उसको डीप वेब बोला जाता है। और डीप वेब वो पार्ट होता है जिसमें आप आसानी से गूगल के जरिए नहीं पहुंच सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग विशेष लोगों के समूह तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये डीप वेब होता है। इसके बाद एक अगला आ जाता है, तीसरा भाग होता है डार्क वेब या डार्क नेट। इसको डार्क वेब भी बोलते हैं या फिर इसको डार्क नेट भी बोला जाता है। तो डार्क नेट जो है ये डीप वेब के एक हिस्से के रूप में भी जाना जाता है, और यह इंटरनेट पर बनाया गया एक नेटवर्क होता है जिसे कूट एनक्रिप्ट किया जाता है। तो ये डार्क जो नेट है या डार्क वेब है, यह इंटरनेट का वह भाग होता है जिस तक विशेष सॉफ्टवेयर जैसे आपका टॉर है, 12p है, इनके जरिए ही इस तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, हाइपरसोनिक व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना होती है। इनमें मुख्य रूप से स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल सही है। हाइपरसोनिक गति मैक या ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा है, तो ये इससे ज़्यादा की गति होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अधिकांश हाइपरसोनिक वाहन मुख्य रूप से स्क्रैमजेट तकनीक का उपयोग करते हैं, जो एक प्रकार का वायु श्वास प्ररोधन प्रणाली है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। देखिए, भारत से पहले यह तकनीक केवल 3 देशों के पास थी, यानी अमेरिका, रूस और चाइना के पास थी। तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, किसी भी मध्यवर्ती तरल अवस्था के बिना ठोस और गैसीय पदार्थ के बीच के रूपांतरण को कहा जाता है। वाष्पन उत्सर्जन, संघनन, भाप बनना, ऊर्ध्वपातक। देखिए, इसका मतलब क्या है, आपने जो तरल पदार्थ हैं यानी पदार्थ हैं उसकी 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर बोला गया है, कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो डायरेक्ट सॉलिड से कहां पर, सॉलिड से वो गैस में बदल जाए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो इस विधि को क्या कहेंगे, इस पद्धति को क्या कहेंगे? इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में तब्दील हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातक तरल पदार्थ के ठोस और गैसीय चरणों के बीच रूपांतरण है, जिसमें कोई मध्यवर्ती तरल चरण नहीं होता है। यह प्राय उन पदार्थों में घटित होता है जो अपने हिमांक बिंदु के नजदीक होते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो कपूर है, पूजा वगैरह के अवसर पर आप जो कपूर जलाते हैं, तो कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में तरल में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि ठोस से गैस में हो जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 12वां प्रश्न है आपका, परमाणु नाभिक में शामिल होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए, परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक सघन अवस्था से निर्मित होता है, और ये परमाणु में 2 भारी घटक होते हैं, और इसलिए परमाणु का 99.9% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का बी वाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 13वां प्रश्न है आपका, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक प्रकाशन है। वर्ल्ड एनर्जी मॉडल का उपयोग WEO के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करने हेतु किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का यह एक प्रमुख प्रकाशन है और जो कि 1998 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है, यानी ये 1998 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। वर्ल्ड एनर्जी मॉडल परिदृश्यों के लिए विस्तृत सेक्टर दर सेक्टर और क्षेत्र दर क्षेत्र अनुमान उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख उपकरण है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। आपका सही आंसर है 13 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री संयंत्र में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाइड्रोजन ईंधन जीवाश्म ईंधन का स्थान ले सकता है और भारत के जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने में मदद कर सकता है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि जो आपका NTPC है, ना कि गेल, तो NTPC ने आंध्र प्रदेश में अपने सिम्हाद्री संयंत्र में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यह परियोजना वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक परिवर्तनकारी हो सकता है और भारत जो है अपने 85% तेल और 53% गैस आवश्यकताओं का आयात करता है। हाइड्रोजन ईंधन यहाँ पर एक बड़ा विकल्प बन सकता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का सी, केवल 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, समाचारों में रहने वाली लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है। स्वचालित ड्राइविंग के लिए, आधारभूत अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, वायु प्रदूषण को मापने के लिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, लिडार जो आपकी लिडार तकनीक है, इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग है। ये जो है ये एक सुदूर संवेदन पद्धति है जो पृथ्वी पर विभिन्न दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है। तो यहाँ पर इसका उपयोग स्वचालित ड्राइविंग के लिए भी किया जा सकता है, आधारभूत अवसंरचना संबंधी परियोजना इनके लिए भी किया जा सकता है और वायु प्रदूषण को मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सभी इसमें शामिल हैं। तो सही आंसर होगा 15 का डी, 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।